आज के वीडियो में डार्विनवाद अर्थात डार्विनिज्म को चित्र और उदाहरण सहित आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्राकृतिक अध्ययन द्वारा जैव विकास की अति सुंदर तथा सरल विधि से प्रमाण सहित व्याख्या की है। मतलब जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे, इन्होंने प्रकृति का अध्ययन किया और अध्ययन के बाद जैव विकास की बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से व्याख्या प्रस्तुत की। डार्विन ने अपने और वैलेस के संयुक्त नाम से प्राकृतिक चयनवाद की परिकल्पना छपवाई। अब इसमें वैलेस कहाँ से आ गए, तो बता दें कि जैव विकास के संबंध में जैसी व्याख्या चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दी थी, सेम वैसे ही व्याख्या अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने भी दी थी। अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने, यानी दोनों के सिद्धांत समान थे, एक जैसे थे। इसीलिए डार्विन ने अपने और वेलेस के संयुक्त नाम से प्राकृतिक चयनवाद की परिकल्पना छपवाई। आपको बता दें कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म इंग्लैंड में 12 फरवरी सन 1809 को हुआ था। इंग्लैंड में हुआ, कब हुआ, तो 12 फरवरी 1809 को हुआ था। इनके पिता एक डॉक्टर थे जिनका नाम रॉबर्ट वारिंग डार्विन था। रॉबर्ट वारिंग डार्विन बचपन से ही ये प्रकृति में बहुत ही दिलचस्पी रखते थे। जो डार्विन थे, इनको प्रकृति से बहुत ही प्यार, प्रकृति के बारे में जानना, उसमें जीवों का विकास कैसे हुआ, इन सब चीजों में इनकी दिलचस्पी थी। चार्ल्स डार्विन ब्रिटिश सरकार के बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में विश्व भ्रमण के लिए गए। मतलब बीगल नामक जो जहाज था, ये विश्व सर्वेक्षण जहाज था। इसका संचालन ब्रिटिश सरकार कर रही थी। ब्रिटिश सरकार, उस जहाज पर डार्विन ने प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में अपना काम किया, यानी प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में गए थे। या कह लो कि इन्होंने बीगल नामक ब्रिटिश लड़ाकू जहाज पर संसार की यात्रा की। और कितने सालों तक की, तो लगभग 5 सालों तक यात्रा की। और 5 सालों की यात्रा के दौरान अनेकों द्वीपों और महाद्वीपों से अनेक जीव जंतुओं, चट्टानों और जीवाश्मों को एकत्रित किया। मतलब इन्होंने 5 वर्षों तक यात्रा की और उस यात्रा के दौरान अटलांटिक महासागर के अनेक द्वीपों में, गैलापागोस द्वीपों में पादपों और जीवों का प्रमाण इकट्ठा किया। विश्व भ्रमण तथा प्रकृति का अध्ययन करने के बाद सन 1859 में डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक प्रकाशित की। और अपनी इस पुस्तक में उन्होंने जैव विकास को उदाहरण सहित समझाया कि किस प्रकार के जीव अपने को वातावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रहते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत जो जीव अपने को प्रकृति के अनुकूल नहीं बना पाते हैं, वे कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। अतः प्रकृति में एक प्रकार की छटनी हुआ करती है। डार्विन के इस सिद्धांत को प्राकृतिक चयनवाद अर्थात थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। यानी इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक चयनवाद या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। या एक तरह से कह लो कि डार्विनवाद को ही प्राकृतिक चयनवाद कहा जाता है। और यह वाद कई तथ्यों पर आधारित था। ये तथ्य कौन कौन से थे? पहला है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। दूसरा, जीवन संघर्ष। तीसरा, समर्थ का जीवत्व, मतलब प्राकृतिक वर्ण। चौथा, विभिन्नताएं तथा आनुवंशिकता। पांचवा, वातावरण के प्रति अनुकूलता। और छठवां था नई जातियों की उत्पत्ति। चलिए इस सब को एक एक करके डिटेल से चित्र सहित आपको समझा देते हैं। तो देखिए, पहला है जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता। तो समस्त जीवधारियों में संतानोत्पत्ति की अपार क्षमता पाई जाती है। यानी जितने भी जीवधारी हैं, सभी संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता रखते हैं। जैसे एक समुद्री सीपी 60 लाख अंडे प्रति वर्ष देती है। जो समुद्र में सीपी पाई जाती है, वो 60 लाख अंडे प्रति वर्ष देती है। मादा एस्केरिस अपने जीवन काल में 2.7 करोड़ अंडे देती है। पूरे जीवन काल में कितने अंडे? 2.7 करोड़ अंडे देती है। ओएस्टर एक जनन काल में
10 लाख अंडे देती है। जो एस्टर है ये एक जीवन काल में 10 लाख तक अंडे देती है। इसी तरह से लीवर फ्लूक लगभग 1500 अंडे प्रतिदिन देती है। इतनी बड़ी संख्या में संतानोत्पत्ति के बाद भी प्रत्येक जात की आबादी लगभग स्थिर रहती है। कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी संख्या में संतान उत्पन्न होते हैं फिर भी आबादी लगभग स्थिर रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत से जीवों की बहुत सी संतानें वयस्क बनने या उससे पहले ही किसी कारण से नष्ट हो जाती हैं। मतलब बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो किसी न किसी कारण से खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। विभिन्न जीवों की संख्या में इस प्रकार से संतुलन बना रहता है, यानी अलग अलग प्रकार के जीवों की संख्या में इस प्रकार से संतुलन स्थापित रहता है, बना रहता है। तो अगला है जीवन संघर्ष, या इसे ही अस्तित्व के लिए संघर्ष कहा जाता है। तो जो जीव होते हैं, प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों से संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी जीव हो, उस जीव को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे जीवों से संघर्ष करना पड़ता है। और यह जीवन संघर्ष प्रत्येक जीव की भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी भ्रूण की अवस्था से लेकर के पूरे जीवन भर ये जीवन संघर्ष चलता ही रहता है, स्ट्रगल चलता ही रहता है। अतः अपार जनन क्षमता के बाद भी जीवन संघर्ष के बाद सीमित संख्या में ही जीव वंश वृद्धि कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि जीवों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने और जीवित रहने के लिए आपस में संघर्ष करना पड़ता है। भाई आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, जीवित भी रहना है, तो आपस में संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। और इसी स्पर्धा को, इसी संघर्ष को जीवन संघर्ष कहा जाता है। और जीवन संघर्ष में 3 प्रकार के संघर्ष होते हैं। पहला सजातीय संघर्ष। इसमें क्या होता है? यह एक ही जाति के सदस्यों के बीच का संघर्ष है। जो सजातीय संघर्ष है वो एक ही जाति के बीच का संघर्ष होता है और एक जाति के सदस्यों की आवश्यकताएं लगभग समान होती हैं। अगर एक ही जाति के सदस्य हैं तो उनकी आवश्यकताएं समान होंगी, एक जैसी होंगी। इनमें मुख्यतः उपयुक्त स्थान हो, भोजन हो, जनन हो, इसके लिए संघर्ष होता है। और यह संघर्ष सबसे जटिल होता है, सबसे कठिन होता है, क्योंकि सजातीय संघर्ष है। फिर दूसरा है अंतर जातीय संघर्ष। तो यह एक ही स्थान पर रहने वाली विभिन्न जातियों के जीवों के बीच का संघर्ष होता है। अब ये अलग अलग जातियों के जीवों के बीच है, एक ही स्थान पर रह रहे हैं लेकिन जातियां कैसी हैं? अलग अलग हैं। उसमें जातियां एक थी, इसमें जातियां अलग अलग हैं, इनके भी संघर्ष हो रहा है। इसमें उपयुक्त वास स्थान, वायु, जल और प्रकाश आदि के लिए जीवों में प्रतिस्पर्धा होती है या आदि के लिए लड़ाई होती है। फिर अगला है वातावरणीय संघर्ष। तो सभी जीव पर्यावरण की विषमताओं जैसे अधिक गर्मी, सर्दी, वर्षा, बाढ़, सूखा, वायुवेग आदि से बचने के लिए भी संघर्ष करते हैं। इसे वातावरणीय संघर्ष कहा जाता है। फिर अगला है विभिन्नताएं एवं आनुवंशिकता। तो वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। एक ही माता पिता की जो संतानें होती हैं केवल जुड़वा बच्चों को छोड़कर आपस में समान नहीं होती हैं। अगर एक ही माता पिता की संतानें हैं तो उनमें से जुड़वा बच्चों को छोड़ दीजिए, वो तो समान होंगे। जुड़वा बच्चों को छोड़कर जितनी भी संतानें होंगी वो समान नहीं होंगी। सजातीय हैं फिर भी समान नहीं होंगी। उनके रंग रूप में अंतर होगा, उनके आकार में अंतर होगा, उनकी संरचना में अंतर होगा, उनके कार्य करने में भी भिन्नता पाई जाएगी, यानी कार्यकी में भी भिन्नता होगी। तो ये सभी भिन्नताएं इन्हें अपने माता पिता से वंशागत रूप में मिलती हैं। ये जो भिन्नताएं मिली हैं ये भिन्नताएं वंशागत होती हैं या कहीं माता पिता से मिलती हैं। और कुछ भिन्नताएं जीव विकास के लिए लाभदायक तथा कुछ हानिकारक होती हैं। अब उनमें से कुछ तो लाभदायक हैं और कुछ हानिकारक भी होती हैं। धीरे धीरे लाभदायक भिन्नताएं
स्थायी होकर संतानों में चली जाती हैं। अब जो लाभदायक भिन्नताएं होती हैं, जो लाभदायक वेरिएशंस होते हैं, वो धीरे धीरे स्थायी होते हैं और स्थायी होकर संतानों में ट्रांसफर होते हैं, चले जाते हैं, या कि वंशागत होते हैं कह लीजिए, जिससे नई जातियों की उत्पत्ति होती है। जब कई सारी भिन्नताएं इकट्ठा हो जाती हैं तो वो नई जाति बन जाती है, ये कहने का मतलब है। तो इसमें कुल मिलाकर के डार्विन ने बताया कि एक ही जाति के सभी जीवों में कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है, कुछ न कुछ भिन्नताएं अवश्य होती हैं। जैसे कहा, जुड़वा बच्चों को अगर छोड़ देते हैं तो इनको छोड़कर भी अगर दो सजातीय सदस्य हैं या दो एक ही माता पिता की संतानें हैं तो बिल्कुल समान नहीं होंगी, एक जैसी नहीं होंगी। और ये जीवों की जो भिन्नताएं हैं ये वंशानुगत होती हैं, माता पिता से मिलती हैं, और कुछ भिन्नताएं जीवन संघर्ष में लाभदायक होती हैं और कुछ हानिकारक होती हैं, ये बताया। और लाभदायक भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती हैं, यानी एकत्रित होती हैं, वो लक्षण एकत्रित होते रहते हैं और फिर एक नई जाति का विकास कर देते हैं। फिर अगला पॉइंट है समर्थ का जीवत्व या योग्यतम की उत्तरजीविता। आपको बता दें कि योग्यतम की उत्तरजीविता को ही प्राकृतिक चयन भी कहा जाता है, नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। तो डार्विन के अनुसार जीवन संघर्ष में वही जीव सफल होते हैं जिनकी रचना उनके पर्यावरण में सफलतापूर्वक रहने के अनुरूप होती है। यानी स्ट्रगल जो करते हैं उस स्ट्रगल में, जीवन संघर्ष में वही जीव सफल पाए गए हैं जिनकी रचना यानी स्ट्रक्चर और पर्यावरण में सफलतापूर्वक रहने के अनुरूप है, यानी उस अनुकूल बन गए हैं। मतलब वातावरण के प्रति पूर्णतया अनुकूल जीव ही कहते हैं कि शक्तिशाली बने रहते हैं, जो पूर्णतः वातावरण के अनुकूल हो गए हैं, और जीवन संघर्ष में वही विजयी होते हैं, इसीलिए जीवित भी रह पाते हैं। तो इन्होंने ये बताया। और क्या कहा, अधिक सफल जीवन व्यतीत करने वाले जीव योग्यतम जीव कहलाते हैं, और जो जीव अधिक सफल जीवन जीते हैं उन्हें ही योग्यतम जीव कहा जाता है, फिटेस्ट जीव कहा जाता है। योग्यतम यानी फिटेस्ट जीव कहलाते हैं। और ये स्वस्थ संतान उत्पन्न करके वंश या जाति को चलाने में अधिकतम योगदान देते हैं, और इनकी स्वस्थ संतानें भी होती हैं क्योंकि अधिक शक्तिशाली होते हैं, योग्य होते हैं, इसलिए इनकी संतानें भी स्वस्थ होती हैं, और स्वस्थ संतान उत्पन्न करके जो जाति को चलाने में भी मदद करते हैं या अधिकतम योगदान देते हैं। इसी को डार्विन ने प्राकृतिक चयन कहा। मतलब इसी को डार्विन ने क्या कहा कि प्राकृतिक चयन है, प्राकृतिक वर्ण है या नेचुरल सिलेक्शन है। डार्विन ने उन सदस्यों की योग्यता माना जो सफल जीवन में सक्षम थे, यही बताया इन्होंने। मतलब स्वस्थ संतान उत्पन्न करके वंश वृद्धि करने में योगदान देते थे, उनको क्या माना, सफल माना, योग्य माना। फिर अगली हेडिंग है बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन। तो किसी भी स्थान का वातावरण सदैव परिवर्तित होता रहता है। कोई भी स्थान हो, उस स्थान का जो वातावरण होगा वो बदलता रहता है, और बदलते वातावरण में रहने के लिए जीवों को भौतिक वातावरण जैसे नमी, सूखा, तूफान, शीत, बिजली आदि से जूझना पड़ता है। अगर वातावरण बदल रहा है तो बदलते वातावरण में रहने के लिए जीव जो हैं ये भौतिक वातावरण से जूझते हैं। भौतिक वातावरण में जैसे नमी से है, सूखा से है, तूफान से है, जाड़े से है, बिजली से है आदि से। ऐसे वातावरण में केवल वही जीव जीवित रहने में समर्थ होते हैं जिनमें अपने आप को वातावरण के अनुरूप बदलने की क्षमता होती है, और अन्य सभी जीव नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो वातावरण के अनुकूल बन पाते हैं केवल वही जीव जीवित रहते हैं, बाकी सभी नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर अगला है नई जातियों की उत्पत्ति। तो डार्विन के अनुसार जीवों में विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती जाती हैं, जिससे ये जीव अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाते हैं। डार्विन ने क्या बताया था कि जो जीव होते हैं इनमें भिन्नताएं या वेरिएशंस पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती रहती हैं, और जब बहुत सारी भिन्नताएं आ जाती हैं तो ये जीव अपने पूर्वजों से अलग हो जाते हैं, बिल्कुल अलग दिखने लगते हैं, और धीरे धीरे क्या कहा कि इतने भिन्न हो जाते हैं कि उनको नई जाति का स्थान दे दिया जाता है। इतने अलग हो गए कि वो नई जाति बन गए या उनको नई जाति कहा जाने लगता है। इसी के आधार पर डार्विन ने जाति के उद्भव का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज
दिया था। उदाहरण के लिए जैसे शेर है, चीता है, तेंदुआ है इत्यादि स्वभाव और रचना में एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं और ये सभी मांसाहारी हैं। इनकी अंगुलियों पर नुकीले नखर भी होते हैं। इससे स्पष्ट है कि इनका विकास किसी एक ही पूर्वज से हुआ होगा। स्पष्ट है कि नहीं? इनका विकास किसी एक ही पूर्वज से हुआ होगा, किंतु वातावरण का अधिकतम लाभ उठाने के लिए इनमें परिवर्तन आते गए और धीरे धीरे ये परिवर्तन इतने अधिक हो गए कि तीनों ने अलग अलग जातियों का निर्माण कर लिया। प्राकृतिक वर्ण के आधार पर नई जातियों का बनना ही डार्विनवाद का उद्देश्य था। चलिए अब डार्विनवाद के प्रति जो आपत्तियां आई उनको समझा देते हैं, अर्थात डार्विनवाद की आलोचना को समझा देते हैं। तो देखिए, वैज्ञानिकों ने शुरुआत में डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद की विचारधारा को अधिक तर्कसंगत व जैव विकास की प्रामाणिकता प्रस्तुत करने का सफल व प्रभावी ढंग माना और इसका पूरी तरह से समर्थन किया। लेकिन कुछ ही समय बाद इसकी आलोचना शुरू हो गई, थोड़े ही समय बाद इसकी आलोचना शुरू हो गई और अनेक ऐसी त्रुटियां दर्शाई गई जिनकी सही व्याख्या स्वयं डार्विन भी नहीं कर पाए। तो कौन कौन सी ये त्रुटियां थीं? पहला है, डार्विनवाद में जीवन संघर्ष में उत्पन्न सूक्ष्म परिवर्तनों को अधिक महत्व दिया गया है। जो जीवन संघर्ष में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं उनको अधिक महत्व इसमें दिया गया है और इन विशेष लक्षणों और परिवर्तनों का पूर्ण विकास से पूर्व की स्थिति में इनका कितना उपयोग या महत्व था, इसका विश्लेषण करने में यह वाद पूर्णतः असमर्थ रहा है। फिर अगला पॉइंट है, डार्विनवाद में जनन व दैहिक कोशिकाओं की भिन्नता का असर नहीं दर्शाया गया है। जनन और दैहिक कोशिकाओं में अंतर नहीं बताया गया है। फिर अगला है, डार्विनवाद अवशेषी अंगों के संदर्भ में कोई भी प्रकाश डालने में पूर्णतः असमर्थ रहे। जो अवशेषी अंग होते हैं उन पर इन्होंने कोई भी प्रकाश नहीं डाला, जबकि प्राणियों में अनेक अवशेषी अंग भी पाए जाते हैं। फिर अगला है, डार्विनवाद अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग पर प्रकाश डालने में पूर्णतः असमर्थ रहे। कौन सा अंग उपयोग में आता है, कौन सा उपयोग में नहीं आता है, इस पर भी इन्होंने प्रकाश नहीं डाला। फिर अगला है, डार्विनवाद किसी भी पीढ़ी में जीन के परिवर्तनों के फलस्वरूप हुए आकस्मिक उत्परिवर्तनों पर भी प्रकाश डालने में असमर्थ रहे। यानी जो जीन में अचानक उत्परिवर्तन होते हैं उन पर भी इन्होंने प्रकाश नहीं डाला, उनके बारे में भी इन्होंने नहीं बताया। फिर अगला है, डार्विनवाद की विचारधारा के अनुसार उपयोगी परिवर्तन वंशागति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। जो उपयोगी चेंजेस हैं वही पहुंचते हैं, डार्विन ने ये बताया। ऐसा देखा गया है कि अनेक अनुपयोगी परिवर्तन भी वंशागति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, जबकि अनुपयोगी भी पहुंचते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि केवल उपयोगी ही पहुंचते हैं। फिर अगला है, डार्विनवाद में कृत्रिम वर्ण के माध्यम से पालतू पशुओं की नस्ल सुधार दर्शाया गया है, किंतु वातावरणीय परिवर्तनों द्वारा जो में होने वाले कायिक परिवर्तन संतति में वंशागत नहीं हो पाते, इसकी व्याख्या करने में ये पूर्णतः असमर्थ रहे, पूरी तरह से नहीं बता पाए, इसीलिए इनकी आलोचना हुई, आपत्तियां आई। अंत में आपको बता दें कि प्राकृतिक वर्ण की डार्विन तथा वेलेस ने साथ साथ व्याख्या की तथा वेलेस ने इसकी मूलभूत विशेषताओं को चार्ट के रूप में भी प्रदर्शित किया, जिसे वेलेस चार्ट कहा जाता है। इस चार्ट में देखिए तथ्य और परिणाम लिखे गए हैं। तथ्य में जीवों में संतानोत्पत्ति की अपार शक्ति, जीवों की संख्या में स्थिरता, ये जीवन संघर्ष। फिर दूसरा, जीवन संघर्ष, विभिन्नता तथा अनुकूलन, समर्थ का जीवत्व या योग्यतम की उत्तरजीविता। और तीसरा, समर्थ का जीवत्व या योग्यतम की उत्तरजीविता और वातावरणीय दशाओं में परिवर्तन। तो ये प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति। इस तरह से डार्विनवाद को आज मैंने समझाया। नेक्स्ट वीडियो में 9 डार्विनवाद लेकर के आएंगे, यानी विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक वाद लेकर के आएंगे। आशा है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।